हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जो है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज से पहले आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे देंगे और वहां से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। इस चैप्टर का हम पूरा बेसिक जानने वाले हैं आज। तो पहले विद्युत अपघट्य, दूसरा आता है वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तीसरा में हम जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत वियोजन का सिद्धांत, या इसे आयनिक सिद्धांत के भी नाम से हम जानते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्षार किसे कहते हैं और क्षार का भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद और भी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके अंदर आएंगे, जैसे कि सबसे प्रबल क्षार कौन है, प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है। अम्ल मतलब दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो ये सभी हम बेसिक बात इन सभी टॉपिक में करेंगे और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक बात करने वाले हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है जो है वैद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य हमारा सबसे पहला टॉपिक। तो सबसे पहला आता है कि विद्युत अपघट्य का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, विद्युत अपघट्य मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ध्यान से समझेंगे, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे हम जल में घोलते हैं तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैद्युत अपघट्य कहेंगे। मतलब परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ है, जैसे कि इसका यदि हम एग्जाम्पल से बात करें तो देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इन सभी का उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु अगर हम सामान्य देखें ज़्यादातर तो जो NaCl होता है, जो HCl होता है, ठीक है, आदि हम लिख सकते हैं। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लेते हैं मैं कहूँ कि जैसे कि HCl है, सॉरी NaCl है। अब NaCl को जैसे ही हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, जो NaCl है इसको यदि हम जल में घोलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। समझ गए ना, मतलब ये सरल अणुओं में टूट जाता है। तो हमने यही ना कहा कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यदि हम दूसरे तरीके से कहें तो NaCl को, HCl जो है, ठीक है, इसको भी यदि हम घोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तरह हम इस तरह का चिन्ह हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पहले ही पढ़ाया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है, परंतु हम फिर से चाहें तो हम इस दोनों पदार्थ को मिलाकर हम ये पदार्थ बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी हमने पहले चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के संबंध में एक और टॉपिक है जो है वैद्युत अपघटन।
देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, वैद्युत या वैद्युत ना का क्या विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपघट्य है और इसमें अपघटन है, तो इसमें भी वही बात कहा गया है, परंतु इसमें ये कहा गया है ना कि मतलब कैसा गया है कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, इसमें सबसे पहला एक पॉइंट्स नाम ही दे दिया गया है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है। इसमें नाम दिया गया है वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहा गया कि वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का मतलब है कि ऐसा विद्युत अपघट्य मतलब जो जल में क्या होता है, विलय होकर सरल अणुओं में टूट जाता है। मतलब अगर सिंपल में कहें तो इसका मतलब यह है कि आपको विद्युत अपघट्य कोई लेना है जो सरल अणुओं में टूट जाता है, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया। तो इसी को कहा गया है कि वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जो क्या होता है, वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन वाले पदार्थों में जब हम क्या करते हैं, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, जब विद्युत धारा हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, जो पदार्थ होगा, जो वैद्युत अपघट्य वाला पदार्थ होगा वो सरल अणुओं में टूट जाएंगे, अणुओं में क्या होंगे, टूट जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए इसमें हमने क्या किया, केवल एक पदार्थ लिया था और उसे जल में घोला तो ये क्या हो गए, सरल अणुओं में टूट गए। परंतु ये कहा जा रहा है, अब इसमें कहा जा रहा है कि इसी पदार्थ को जो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन है, जिसको हम जल में घोलकर सरल अणुओं में टूट जा रहे हैं, इसी पदार्थ को हम ऐसे ही लेंगे और उसमें हम जल में नहीं उसको घोलेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो सरल अणुओं में टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही, जिसमें इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप डेफिनेशन यही कहेंगे कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आपको कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। एक बार और डेफिनेशन जो क्या होता है, परिभाषा को सुनिए और परिभाषा को सुनकर अपने नोट्स में लिखिए। आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। देखिए तो ऐसा आपको क्यों समझाया, क्योंकि आपको याद हो जाए। तो एक बात को याद रखिएगा, भले ही मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें भले ही टाइम लगे, परंतु मैं चाहता हूं कि वीडियो में ही उस स्टूडेंट को समझ में भी आए और प्लस उसको 70% तो कम से कम याद हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल आप लेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण में भी यही दोनों आ जाएंगे। जैसे कि उदाहरण हम सिंपल में कहें NaCl को ले लेते हैं। अब NaCl को हम क्या करेंगे, NaCl में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, अब NaCl जो है इसमें हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें HCl का, तो HCl को भी हम क्या करेंगे, HCl में भी जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही हम विद्युत धारा
प्रवाहित करेंगे तो ये HCl भी क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो हमने यही ना कहा कि हमने ऐसे कहा कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दो हमने टॉपिक को पढ़ाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइड हट रहा हूं, ले लिए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, या इसे हम आयनिक सिद्धांत के भी नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, या हम आयनिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल बात लिख दिया है, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ भी आएगा, और उसके बाद एक एक करके आप लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला तो यही बात आता है कि विद्युत वियोजन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और किस सन में 1887 ईस्वी में दिया गया था। तो आप क्या लिखेंगे कि विद्युत वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी को दिया था। उसके बाद लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया वो हम लिखने के लिए हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहला हमें कौन सी बात बताया गया, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे पहला हमें बताया गया विद्युत वियोजन का परिभाषा। इस सिद्धांत में हमें सबसे पहले क्या बताया गया, विद्युत वियोजन का परिभाषा। और इसमें हमें क्या बताया गया कि जब कोई, ध्यान से समझेंगे, जब कोई विद्युत अपघट्य जल में घुलकर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को विद्युत वियोजन कहते हैं। समझ में आ गया। वैद्युत अपघट्य का मतलब, यदि मैं एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाऊं तो इसका उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे NaCl था, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्य को जैसे ही हमने जल में घोला, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिखाई देगा आपको, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना। तो केवल मैं यहीं से यही समझा रहा हूँ कि ये वैद्युत अपघट्य है। अब वैद्युत अपघट्य को जैसे ही हमने जल में घोला तो ये देखिए दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट गया है। एक देखेंगे तो इस पर धनात्मक आवेश है और इस पर ऋणात्मक। तो यही कहा जा रहा है कि आवेशित कणों में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो यही तो बात हमने लिखा है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के आवेशित कणों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहली जो बात इस सिद्धांत में हमें बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना लिखने के बाद आप फिर से ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा। इस सिद्धांत में हमें दूसरी बात ये बताया गया कि इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये जो आवेशित कण है इन्हें हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, ठीक है। तो आयन भी दो प्रकार के इन्होंने बताया, इस सिद्धांत में बताया गया कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन, ठीक है। जैसे Na प्लस है तो ये मतलब धनायन है, और CH जो क्या है Cl माइनस है तो वो ऋणायन है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तीसरा हमें बात बताया गया कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन उदासीन होता है। समझ में आ गया, मतलब जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब क्यों उदासीन होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो जितनी धनायनों की संख्या होती है उतनी ही ऋणायनों की संख्या होती है। मतलब धनायनों की कुल जो क्या होते हैं संख्या होता है वो ऋणायनों की कुल संख्या के बराबर होता है, ठीक है।
तो ये आप लिख सकते हैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो, कि धनायनों के कुल संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के क्या होता है, मतलब धनायनों की जो कुल जो क्या होता है, इस पर क्या होता है, आवेश होता है, वो ऋणायनों के कुल आवेश के बराबर होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या केवल आप इतना लिख देंगे कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन उदासीन होता है। ठीक है, अगला आता है चौथा। तो इसमें कहा गया कि आयन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। समझ में आ गया? उत्क्रमणीय का मतलब हमने उदाहरण से ही आपको समझाया था, जैसे NaCl है, ठीक है, इसको हमने जब जल में घोला तो ये Na प्लस और Cl- में टूट गया। तो हमने कहा था आपको कि उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि इस पदार्थ से ये पदार्थ बना है, फिर से हम इन दोनों को मिलाकर चाहें तो हम इस पदार्थ को बना सकते हैं। तो इसलिए हमने दो तरीके का चिन्ह दर्शाया है इधर, एक इधर भी एक इधर भी, मतलब इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि आयनों की जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, मतलब इससे ये बन गया है, फिर से हम इन आयनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं। यही बात है। तो आशा करते हैं चार जो बात इसमें इस सिद्धांत में हमें मुख्यतः बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। पांचवी हमें बात बताया गया कि आयनन की जो क्या होते हैं, आयन की मात्रा, ये जो आयन की मात्रा होती है वो वियोजित अणु जो क्या होते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुलते हैं, वो उनके अणु और कुल अणु के अनुपात को क्या होता है, आयनन की मात्रा। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला उसमें बताया गया कि यदि आयन की मात्रा हमें ज्ञात करना है तो वियोजित अणु, जितने अणु जल में घुले हैं उसको हम ले लेंगे और उसमें कुल अणु से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो आयन की मात्रा होगी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। अगला आता है जो छठा हमारा इस सिद्धांत में हमें बताया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के गुण, किसी विद्युत अपघट्य का गुण, विद्युत अपघट्य मतलब NaCl का गुण, ये विद्युत अपघट्य है ना, तो यही कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्य का गुण उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य का गुण उसके आयनों पर, ये क्या है, धनायन और ऋणायन, तो इसके आयनों पर निर्भर करते हैं कि इसका गुण कैसा होगा, इसके आयन पर निर्भर करेंगे। ठीक है, मतलब आयनों से ही हमें पता चलेगा कि इसका गुण कैसा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला आता है जो हमारा सातवां, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयनों की चालकता। अब जैसे ये विद्युत अपघट्य है तो इस विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है, चालकता मतलब कि उसमें आवेश किस तरीके से प्रवाहित हो सकता है या नहीं, तो वही कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्य के जो विलयनों की चालकता होती है उसके आयनों की संख्या तथा आवेशों पर निर्भर करता है। आयनों की संख्या का मतलब कि इस पर एक धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश है एक, तो इसके आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा कि इस पर एक धनात्मक आवेश है या दो धनात्मक आवेश है। ठीक है, और उसके आवेश पर भी निर्भर करेगा कि इस पर धनात्मक आवेश है, इस पर ऋणात्मक, तो इस पर भी निर्भर करेगा। तो यही कहा जा रहा है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है वो उसके आयनों की संख्या तथा उसके आवेशों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि विद्युत वियोजन का जो आपका सिद्धांत है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, उसके बाद आप इन सभी को लिख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे के टॉपिक, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिए होंगे। तो अब हमारा चौथा टॉपिक होगा अम्ल। एसिड किसे कहते हैं? तो अम्ल का देखिए, अम्ल का परिभाषा बहुत से वैज्ञानिकों ने दिया, परंतु अभी हम जानना है अम्ल का परिभाषा। जैसे अम्ल को बहुत पहले हम अम्ल का परिभाषा करते थे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, परंतु अब ये परिभाषा देना उचित नहीं है। ठीक है, अब जो क्या हुआ, नए नए वैज्ञानिक है, उन्होंने शोध किया, प्रयोग किया और उन्होंने अपने निष्कर्ष पर क्या किया, उन्होंने अब न्यू उसका क्या किया है, इसका परिभाषा दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि आधुनिक परिभाषा दिया गया है अम्ल का, और वो किसने दिया, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा हमने क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। पहले परिभाषा हम लिख दें, क्या लिखेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार
आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करेगा, H+ आयन मुक्त करेगा। क्या करेगा, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। यदि हम इसके एग्जाम्पल से बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, बट हम पहला दे देंगे HCl का। तो HCl को यदि हम क्या करते हैं, HCl को यदि हम जल में घोलते हैं, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये क्या करेगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि HCl को जैसे हमने जल में घोला तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, H+ आयन दे रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो HCl क्या हो जाएगा, अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा यदि हम कहें तो इसका एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, या हम नाइट्रिक अम्ल हिंदी में कह सकते हैं। तो ये नाइट्रिक अम्ल है। अब इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये भी H+ NO3- में टूट जाएगा। तीसरा यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें तो तीसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। अब इसको यदि हम क्या करते हैं, जब जल में घोलते हैं तो ये CH3COO- और H+ में टूट जाता है। तो यदि आप देखें तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो यही आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो आप परिभाषा लिखकर इतना ये क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल को लिख लेंगे। इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि जो HCl होता है ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 जो होता है ये भी आपका क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो कम से कम आपको ये दो याद रखना है, या आप तीसरा एक और याद रख सकते हैं, HNO3 मतलब जो क्या होता है HNO3, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है प्रबल अम्ल के तरीके से। मतलब प्रबल अम्ल कोई आपसे पूछता है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, इन कम से कम 3 नाम को याद रखेंगे, HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है। अगर आपसे दुर्बल कोई अम्ल पूछता है, ठीक है, दुर्बल मतलब होता है कमजोर अम्ल, और प्रबल मतलब होता है मजबूत अम्ल। तो मजबूत अम्ल 3 जान लिए, और दुर्बल अम्ल में भी आपको सबसे पहले याद रखना है CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल में। ठीक है, और दूसरा आपका याद रखेंगे जो होता है H2S। ठीक है, तो ये 2 आपके एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे दुर्बल अम्ल के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको आपको याद रखना है, या बहुविकल्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अम्ल का भौतिक गुण। देखिए, हम एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक पॉइंट्स को आपको समझ में, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, तो इस पे आपको ध्यान देकर समझना है। तो सबसे पहला अम्ल का भौतिक गुण क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि या हम ऐसे भी अम्ल का अगर गुण कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा, सबसे पहला आप क्या लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो क्या होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब अम्ल क्या कहते हैं, नीले लिटमस
पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा अब आता है तीसरा, तो तीसरा आपको याद रखना है कि जो क्या होता है, अम्ल जो होता है वो जल में विलय होते हैं। मतलब यदि हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो घुल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यह मतलब अम्ल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और चौथा एक और गुण याद रखेंगे कि अम्ल क्या करता है, जो कपड़ा होता है, जो आपकी त्वचा होती है, जो कागज होता है, इन सभी को नष्ट कर देता है अम्ल। ठीक है, तो अम्ल से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अम्ल यदि आपके स्किन पे गिर जाए, ठीक है, जो आपकी त्वचा है इस पे गिर जाए तो वो उसको जला देगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अम्ल कपड़ा, कागज तथा त्वचा को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सभी आपको गुण याद रखना है। ये सभी हम आपको दे देंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जा रहा है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अंतिम अपना टॉपिक देखकर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, जो है क्षार। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे। तो अब हमारा पढ़ने वाले हैं क्षार, मतलब बेस्ड। तो क्षार किसे कहते हैं, तो क्षार का भी बहुत से परिभाषा दिया गया है, पर आर्हेनियस ने ही क्षार का भी परिभाषा दिया है और उसको हम आधुनिक परिभाषा हम कह सकते हैं। तो क्षार का परिभाषा यही दिया गया है कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन मुक्त कर देते हैं। मतलब ऐसा जो कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, OH- रिलीज करता है या मुक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- मुक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्षार का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। तो देखिए इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। इसका उदाहरण जो आप दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दूसरा आप दे सकते हैं जो क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तीसरा आप दे सकते हैं NH4OH का। ये सभी इसके ही एग्जाम्पल है। जिसके भी आप देखेंगे जिसमें OH होगा वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है, जो क्या होता है क्षार का एग्जाम्पल है। तो इसको यदि हम आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल आपको दिखाएं एक अभिक्रिया कराकर, तो जैसे NaCl है, मतलब NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यदि हम जल में घोलते हैं तो ये क्या होगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो हमने यही ने कहा कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, OH- क्या करता है, OH- रिलीज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्षार कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखना चाहेंगे तो भी ऐसे ही होगा। ये क्या हो जाएगा, K+ और OH- में टूट जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पर भी OH- रिलीज हो रहा है। तो ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अदरवाइज इसमें भी आपको याद रखना है कि यदि आपको पूछा जाए कि प्रबल अम्ल कौन सा है, सॉरी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल तो हमने बता दिया है, प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, तो आप प्रबल क्षार में दो का नाम ले सकते हैं। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आप कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी प्रबल क्षार के अंदर आते हैं। और यदि दुर्बल क्षार में यदि आपको बताना है तो दुर्बल क्षार में आप नाम लिख सकते हैं जो NH4
OH का। तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि इसका भौतिक गुण याद रखना चाहें, भौतिक गुण इन सभी का आप PDF ले सकते हैं। अब आता है भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुण में अब आपको 3 बातें याद रखना है। ठीक है, कम से कम 3 बातें। सबसे पहला तो अम्ल जो क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है, वो स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। सबसे पहली बात, अम्ल क्या होता है, स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। दूसरा, अम्ल जो होता है वो जल में विलय होता है। सॉरी, अम्ल नहीं, क्षार जल में क्या होता है, विलय होता है। और तीसरी बात आप याद रखेंगे कि जो क्या होता है, अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये 3 गुण याद रखेंगे और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गुण है ये तीसरा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, कौन, तो क्षार। परंतु अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो करता है अम्ल। तो आशा करते हैं कि आपका इस चैप्टर का पहला जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए। अदरवाइज यदि आपको पूरे क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, PDF नोट्स, तो आपको केवल 39 रुपये में, आपको केवल 39 रुपये पे करके आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको पे करने का ऑप्शन बता दिया जाएगा। उस पर पे करके आपको पूरे 1 वर्ष के फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। तो वहां से उसकी पढ़ाई आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते हैं कि मैं सभी का परिभाषा भी लिखवाता हूँ। तो आप समय निकाल कर रफ की कॉपी लेकर बैठिए और सबको लिखते हुए चलिए, या आपके पास समय नहीं है तो आप नोट्स ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।